ठीक है, रूल्स कर रहे हैं हम लोग एफडी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के। उसमें हम लोगों ने अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लिया, फॉरेन पोर्टफोलियो देख लिया, इन्वेस्टर्स देख लिया, गवर्नमेंट अप्रूवल, ग्रुप कंपनी, लास्ट हमने ग्रुप कंपनी देखा। उसके बाद हाइब्रिड सिक्योरिटीज देखा, इंडियन कंपनी क्या होती है वो देखा, आईडीआर। आईडीआर क्या होता है सर? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ये सर उसका जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से पैसा मतलब वो करना चाहती है तो वहाँ मतलब इंडियन बैंक्स जो होंगे वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर देंगे। समझ गए अच्छी तरह से। यस सर। ठीक है, इंडियन एंटिटी और इंडियन कंपनी में क्या फर्क है? इंडियन कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, लेकिन जब जहाँ पे भी इंडियन एंटिटी लिखा है तो उसके अंदर एलएलपी भी इंक्लूड है। एलएलपी। तो पढ़ते हुए ध्यान देना कि व्हेन दे आर सेइंग समथिंग इज अलाउड इन इंडियन कंपनी या अलाउड इन इंडियन एंटिटी, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। अच्छा, इन्वेस्टिंग कंपनी क्या होती है? Investing company, sir, एक second, means an Indian company holding only investment in other Indian company directly or indirectly other than for trading of such। हाँ सर, जब जैसे कोई भी कंपनी है उसकी होल्डिंग या पेरेंट कंपनी है और वहां पे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज होल्ड करती है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि वो उनमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए ना कर रही हो, मतलब ट्रेडिंग पर्पस के लिए ना कर रही हो सिक्योरिटी को होल्ड। लाइक जो होल्डिंग कंपनियां होती हैं उनको इन्वेस्टिंग कंपनी बोलेंगे। यस सर। जो दूसरी कंपनियों में शेयर्स लेके रखती है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रखती है, बेचती नहीं। ट्रेडिंग होता है कि आज लिया कल बेच दिया परसों फिर खरीद लिया, उनका बिजनेस नहीं। सिर्फ लेते हैं और लेके रख लेते हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है तो हमने अभी पढ़ी। यस सर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट बेसिकली वही होगा जब कोई पर्सन मतलब सब्सक्राइब करता है, होल्ड करता है या ट्रांसफर करता है एनी सिक्योरिटी और यूनिट जो मतलब पर्सन ने मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में किया है। ठीक है, यस। अगर इंडियन रेजिडेंट की अगर कोई भी आप सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करते हो, एक्वायर करते हो, होल्ड करते हो या थ्रू ट्रांसफर आप होल्ड करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस क्या था, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था ना। इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस क्या होता है? सर जो बेसिकली मतलब कोई भी सेल हुई है या फिर उसके जो भी प्रोसीड्स है सर वो वापस से इंडिया में आने चाहिए हैं, और मतलब रिपैट्रिएशन बेसिस मतलब अगर हमने फॉरेन मतलब फॉरेन के उसमें कुछ ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ो फिर एक्सप्लेन। ओके। means an investment sale or maturity proceeds of which are net of taxes eligible to be repatriated out of India। तो सर बेसिकली उल्टा जो भी सर नहीं। हाँ, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस। इसका मतलब क्या था कि वो जो है पैसा वापस भी ले जा सकते हैं। यस। लाइक अभी क्या हो रहा है, अभी रोज आप न्यूज में सुनते हैं एफआईआई ने इतने शेयर्स बेच दिए, पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ये क्या था? ये रिपेट्रिएशन हो रहा है पैसे का। अभी रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है लेकिन न्यूज में आ रहा है कि एफआईआई ने इतने शेयर्स बेच दिए और पैसा बाहर ले गए। तो वो क्या कर रहे हैं? रिपेट्रिएशन कर रहे हैं पैसे का। मतलब दे आर ब्रिंगिंग द मनी बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ऐसा सर। तो जो भी इंडियन रुपीस में बेचते हैं, जो पैसा आता है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं। और रिपेट्रिएशन इन इंडिया का मतलब क्या हो गया? डॉलर आए और आपने उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में लिया इंडिया में। ओके सर। तो इसे सर बेसिकली आउट ऑफ इंडिया मतलब वही जो आपने डॉलर वाला एग्जांपल दिया, मतलब वो सेल वेल करके उसको वापस से डॉलर में कन्वर्ट करके आउट ऑफ अपना इंडिया घर पे ले जा रहे हैं। और नॉन रिपेट्रिएशन का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको वो बाहर फॉरेन करेंसी में बाहर नहीं ले जा सकते। लाइक जब एनआरआई को बोलते हैं ना, एनआरआई इन्वेस्ट किया ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। यस सर, वो मैट्रिक्स में था। यस तो सर। जहाँ पे वो लोग पैसा वापस फॉरेन करेंसी में नहीं ले जा सकते, इस कंडीशन पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यस सर। तो वहाँ पे वो नॉन रिपैट्रिएशन। क्योंकि वहाँ पे उनको क्या गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट करती है, क्योंकि जब पैसा यूएस डॉलर बाहर ही नहीं जाने तो उनके ऊपर रेगुलेशन नहीं लगेंगे। आपको फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन कब लगेंगे? जब आप इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करके बाहर लेके जाओगे। यस सर। तो जब नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस होगा तो आप देखना उसको वो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ एडी तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है? ज्योति पढ़ दो एक बार।
Investment vehicle means an entity registered and regulated under the regulation framed by the Security and Exchange Board of India or any other authority designated for that purpose and shall include namely first real estate investment trust governed by the Securities and Exchange Board of India regulations 2014. Second, infrastructure investment trust governed by the Securities and Exchange Board of India regulations 2014. Third, alternative investment funds governed by the Securities and Exchange Board of India regulations 2012. अब ये तीनों जो पढ़े आपने, आप मुझे समझा सकते हो ये क्या ट्रस्ट होती है? ये रियल एस्टेट ट्रस्ट क्या है, इनोवेट क्या है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है? Yes, sir. Just क्या a second. रीट क्या होता है थोड़ा आइडिया है रीट क्या होता है आपको राशि? सर जो मतलब रियल एस्टेट के जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे उनको जो सर गवर्न करेंगे वो मतलब ब्रॉड उनको जो कंसेप्ट, देखेंगे या चलो फिर समझाता हूँ आपको, समझ गया मैं, Yes, मुझे पता है। थैंक यू। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल की, राइट? उसमें उसने Yes. तीन चीजें बोली, रीट, इनविट और एआईएफ, राइट? अब रीट कैसे चलता है? सपोज एक कंपनी है जिसने एक रोड बनाई, Yes. पैसा लगाया, रोड बनाई, अब इसकी इनकम क्या होगी? कंपनी एक्स की सर जो टोल टैक्स और ये टोल आएगा टैक्स की इनकम होगी ना, राइट? क्लियर है कि जब रोड बनाते टोल टैक्स होता है तो वो उस कंपनी को जाता है। अब टोल के थ्रू पैसा रिसीव करने में उसको कितने जन्म लगेंगे? अगर उसने यस सर रोड बनाने में 1000 करोड़ रुपए लगाए और हर साल उसको 10-20 करोड़ रुपए टोल मिल रहा है, राइट? तो उसको अपनी कैपिटल रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 50 इयर्स, यस ऑब्वियसली। Yes, sir. तो उसका 1000 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गया, तो वो क्या करता है, ये जो 1000 करोड़ की रोड है वो एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देता है। ओके तो ट्रस्ट के पास अभी 1000 करोड़ की रोड आ गई। अभी 1000 करोड़ Okay. की रोड लेने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ट्रस्ट यूनिट्स इशू करती है इन्वेस्टर्स को। क्या इशू करती है? यूनिट्स। हाँ, जो 100 करोड़ रुपीस सपोज देते हैं, 10 इन्वेस्टर्स में 100 करोड़ रुपीस लगा देते हैं, राइट? Okay. सो ये 100 इन्वेस्टर ने ट्रस्ट में 1000 करोड़ रुपए दिया, ट्रस्ट ने वो 1000 करोड़ रुपए एक्स को दे दिया, रोड बॉट फ्रॉम एक्स ले लिया हमने। अब इन्वेस्टर ने जो 100 करोड़ रुपए लगाया उनको अब क्या मिलेगा? अब ये सीएफ जो टोल का पैसा है, नाउ दे विल बी अर्निंग। यस सर सो क्या हो गया, जो बिल्डर है उसको अपनी कैपिटल वापस मिल गई। यस इन्वेस्टर जिसके पास 100 करोड़ था उसको एक एश्योर्ड इनकम मिल गई, क्योंकि टोल पे इनकम आती रहेगी जब तक सड़क है, यस सर तो जितना उसका टाइम है। तो ये रीट Yes, क्या sir. करती है? ऐसे इन्वेस्टर से फंड रेज करती है, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट खरीदती है और वो पैसा बिल्डर को देती है, जो बिल्डर उससे और प्रोजेक्ट बनाता है, ओके क्योंकि उसकी कैपिटल फ्री होगी। अब ये जो है Yes, sir. ये रीट है, रीट में क्या रहेगा? बेस में हाउसिंग रियल एस्टेट रहेगी, ये रोड की जगह हाँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रहेंगे, लाइक टाउनशिप, लाइक उसने कोई ऑफिस बिल्डिंग का क्लस्टर बनाया, ऑफिस क्लस्टर जो रेंट इनकम अर्न करता है। तो ये जो 1000 करोड़ का है, इसको इसको इनकम क्या है? यहाँ पे रेंट आता है। तो ट्रस्ट क्या करेगी? 1000 करोड़ रुपए इस ऑफिस क्लस्टर के बदले में एक्स को दे देगी और यूनिट्स इन्वेस्टर से रेस करेगी, जिनको रेंट की इनकम बटेगी, राइट? तो क्या किया उन्होंने, जो एक बड़ी कैपिटल थी वो 10 लोगों में बांट दी। Yes, sir. तो जब ये रियल एस्टेट है तो ये जो ट्रस्ट है रीट, इसको रीट बोल रहे हैं। ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट है REIT। और जब यही चीज आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगती है, तो वो अब यहाँ रियल एस्टेट की जगह रोड होगी या इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, रोड, डैम, ब्रिज,
Yes, sir. जहां से आपको आ रही है टोल इनकम, टोल। यहाँ पे जो ट्रस्ट होगी अब ये इनविट होगी। फर्क क्या हो गया, एक के नीचे बेस रियल एस्टेट एसेट्स है और दूसरे के नीचे इंफ्रा एसेट है। Okay, sir. ये 1000 करोड़ टैक्स को, और इन्वेस्टर को क्या मिलता रहेगा, टोल वाली इनकम मिलेगी। ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड Yes. क्या है? जो कन्वेंशनल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करते। कन्वेंशनल सिक्योरिटी इक्विटी में इन्वेस्ट करते। Sir, आपकी आवाज, हेलो। हेलो। Yes, आवाज आ sir. रही है? Yes, sir. सर कन्वेंशनल सिक्योरिटीज में नहीं इन्वेस्ट करते। हाँ, कन्वेंशनल सिक्योरिटी क्या है? इक्विटी, डिवेंचर्स। हेलो। आवाज आ रही Yes, है? sir. sir. हाँ। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी आईएफ की अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन देखो कि व्हाट इज एन एआईएफ। नॉर्मल म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, कंपनियों की इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उससे Yes, इंक्रीमेंट। sir. Yes, sir. आवाज बोलना आप, Yes, sir. आपका नेट कैसा है? Yes. Yes, sir. एक मिनट, आपके बच्चों अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ओके। एक बार पढ़ दो। Yes, sir. Alternative investment fund means any fund established or incorporated in India, which is a privately pooled investment vehicle which collects funds from sophisticated investor, whether Indian or foreign, for investing it in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investors. ठीक है। So how does AIF work? Here it It is a fund of funds that invest in asset classes other than bonds, stock, and cash. It pools funds from investors and invests them in them under different categories of investments as specified by the SEBI for the benefit of investors. हाँ, तो इसका मतलब जो मैंने आपको ये बोला सबसे पहली चीज कि जो रूटीन कन्वेंशनल सिक्योरिटीज है उसको छोड़ के इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, और ये फंड ऑफ फंड्स है। Okay. दैट मीन्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें ये उनकी कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। Yes. तो एआईएफ का मतलब हो गया जो इन्वेस्ट, सबसे पहले पूल्ड फंड्स है। दैट मीन्स जैसे भी वो इन्वेस्टर्स थे 10 इन्वेस्टर्स इनटू 10 करोड़ ईच। तो सबसे पहले इन लोगों ने 100 करोड़ का एक फंड बनाया 10 इन्वेस्टर ने मिलकर। जो इन्वेस्ट करेगा इन सिक्योरिटीज अदर देन इक्विटी और डिवेंचर्स, और इनको जल्दी बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। सो ये म्यूचुअल फंड की कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Yes, sir. तो ये म्यूचुअल फंड की कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्ट करेगा। सो ये Yes. क्या हो गया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए। तो 3 टाइप के फंड है इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जहां पे भी वर्ड आएगा तो उसमें आपको ये 3 मीनिंग लेने हैं। पहला रीट। अब रीट क्या होता है, थोड़ा आइडिया है? Yes, sir. Real estate का जो ट्रस्ट ट्रस्ट होते है। हैं ये जो basically ट्रस्ट है, ये जो ट्रस्ट है जो मैनेज कर रही है रियल एस्टेट एसेट्स को बाय पूलिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। Yes. और सेम वे में इनविट ट्रस्ट जो इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बाय टेकिंग फंड्स फ्रॉम रिटेल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। Yes, sir. और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फंड ऑफ फंड्स जो अदर देन इक्विटी या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी पैसा इन्वेस्टर से लेते हैं। तीनों चीजों में ये चीज देखो हर एक में कॉमन है। सब पूल कर रहे हैं। यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर अब फेमा लग जाएगा। Yes, sir. जब ये जो इन्वेस्टर है वो आउटसाइड इंडिया का है। हाँ, समझिए। तो यहाँ पे फेमा कहाँ पे आ गया, जब इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जो इन्वेस्टर है वो फंड्स इन्वेस्ट कर रहा है और सोलो में But जो वो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है तो आपको फेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। Yes, sir. या फिर सर कोई इंडियन सिटीजन बाहर कर रहा है। हाँ, पर जल्दी ये रीट इंडिया के लिए है तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में फेमा आएगा, देखना। Okay, sir. Yes, sir. सो इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्लियर है।
अभी यस सर। सर हम एक ये हम्म, AIF पे थोड़ा डिटेल्ड हाँ एंड में करें क्या सर, कॉन्सेप्ट पे सर? हाँ, नो अभी नहीं। हाउ डज AIF वर्क्स? सर एसेट के जो क्लासेस है ना, वो वाला थोड़ा ऐसे हाँ इक्विटी डिबेंचर दिखेगा समझ में आ रहा है, बट थोड़ा दिखेगा हाँ। ना, सामने सामने ही देखो क्या करते हैं। आई रिमेम्बर मैंने इसके ऊपर एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें जो स्पीकर था ना उसका एक फेवरेट डायलॉग था, इसलिए रिमेम्बर, हैव यू गॉट इट गाइस, हैव यू गॉट इट गाइस। तो हर 10 मिनट बाद ना वो यही बोलता था समझाने के बाद ना, हैव यू गॉट इट गाइस, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पीएमएस एंड एआईएफ फंक्शन वगैरह। बट यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से जनरली क्या होता है, जब कोई आपसे पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करता है, यस और ये बोल रहा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैसे डिफरेंट है। बड़ो कैटेगरी वन। Yes, alternative investment funds are pooled investments for investing in hedge funds, venture capital, future and private equity based on their investment strategies. AIFs are classified into three categories. Category one, these funds are invested in small businesses, startups, social ventures, early stage ventures, angel funds, etc., with superior growth potential. Category 2. This category includes investment in private equity funds, fund of funds, and debt instruments. Category 3. This AIF aims at generating short-term returns by employing diverse and complex trading strategy. Category 3 funds can include hedge funds and private investment in public equity funds. सर इसमें मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल हेज फंड्स क्या होता है वो बता दो, बाकी तो सर पता है ऐसे। हेज फंड क्या होता है? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी suppose, और आपको लगता Yes. है कि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, कल को इसमें लॉस हो सकता है, तो आप उसके अगेंस्ट में Yes, sir. फ्यूचर में जाके एक रिवर्स ट्रांजेक्शन कर लेते हो। लाइक अगर मैंने 100 शेयर्स बाय किए रिलायंस के 2000 के, Yes, sir. और मेरे को है कि मैं 1 साल के लिए होल्ड करूंगा ये पैसा, तो मैंने 2 लाख रुपए लगाए यहाँ पर। Yes, अभी sir. अभी ऐसे वार हो रहा है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी शेयर मार्केट गिरेगी, तो अगर वो पहले ही Yes, sir. एंटिसिपेट करते हैं तो ये अपनी पोजीशन को हेज करना है। हेज करना मतलब प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट अनटुवर्ड इवेंट। Okay, sir. तो वो क्या करेंगे कि कुछ प्रीमियम दे के फ्यूचर और ऑप्शंस करके इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा सा प्रीमियम दे के उसकी रिवर्स ट्रांजेक्शन बाय आउट कर लेंगे। इसमें 10,000 रुपये दे के किसी से ये बोलेंगे कि हम आपको सेल कर देते हैं इतने 2,000 ऑप्शंस। तो इसको अगर हम यहाँ से समझें तो हेजिंग को समझ लेते हैं। अगर आपने 100 शेयर्स रिलायंस के लिए एट 2,000 रुपीज और आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, नाउ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो किस इवेंट में आप इंश्योर्ड रहोगे? जब आप कुछ तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बाय करो जो Sir. हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. रिलायंस के प्राइस के डाउन होने पे आपको पैसा दे, गिव यू मनी। Okay. सो सपोज अब सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे आपने एक ऑप्शन लिया, फ्यूचर खरीदे 100 Yes. सेल साइड के एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज एट 2,000 रुपीज। एक तरफ आपने इक्विटी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए थे, ठीक है, और दूसरी Yes, तरफ sir. आपने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन करी कि फ्यूचर में 1 महीने के 1 मंथ के सेल कर दिए 100 रिलायंस 10 रुपए का प्रीमियम देके एट 2,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका आउटले हुआ 10,000 रुपीज, लेकिन yes, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है, अगर सपोज कल को रिलायंस का प्राइस 500 रुपये हो जाता है, 500. Yes. तो आपका 1,500 रुपीज फॉल हो गए। Yeah. Yes, sir. तो इंटू 100 जितने भी फ्यूचर लिए थे, आपको ये इतना पैसा दे देगा एज ए इंश्योरेंस। Okay. और यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल कैपिटल थी वो जब 500 रुपये होगी, सो अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 महीने बाद? 100 इंटू 500 50,000। तो आपने क्या किया,
10,000 रुपये, 50,000 की हाँ 10,000 रुपये का खर्चा करके, अगर आप ये 10,000 रुपये खर्चा नहीं करते थे तो आज आपकी एक महीने बाद कैपिटल रह जाती थी 50,000 रुपीज। यस सर। लेकिन क्योंकि आपने 10,000 रुपये का प्रीमियम पे करके आपने ये फ्यूचर बाय किया, उसकी एकदम रिवर्स साइड का, तो एक महीने बाद इसने आपको 1,50,000 दे दी और आपकी वो इन्वेस्टमेंट 50,000 की, तो नेट आपके पास पैसा कितना रह गया? 2 लाख। 2 लाख। और जितना आपने प्रीमियम दिया, 10,000 रुपये प्रीमियम दिया, तो टेक्निकली 190। तो आपका मैक्सिमम लॉस Yes. कितना हुआ यहाँ पे? सर 10,000 वही- रुपीज जो प्रीमियम आपने दिया। हाँ सर। तो आप एक महीने तक सेफ थे। अभी ये जिसने भी वार हुई थी, अगर उसने अपनी पोजीशन इस तरीके से हेज कर रखी थी, तो अभी आपका ये Yes, sir. क्वेश्चन होता है सामने वाले को क्या फायदा है? अगर सपोज ये नीचे नहीं जाके ऊपर जाता तो सामने वाले को कुछ भी नहीं देना पड़ता है, 10,000 रुपीज उसका प्रॉफिट हो जाता है। यस सर। ऐसे अगर 50 क्लाइंट है तो उसको सीधे सीधे 5 लाख रुपए मिल जाता है। ओके सर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम हेजिंग बोलते हैं। तो हेज फंड क्या हो गया? जो ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ओके सर। तो दे विल गिव यू हेजिंग ऑफ योर ट्रांजेक्शन्स अगेंस्ट सम Okay, sir. प्रीमियम। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको समझ आया, 3 टाइप का, यस यस रीट, इनवीट और एआईएफ। रीट जिसकी बैकग्राउंड में रियल एस्टेट एसेट है, जो उस रियल एस्टेट को बिल्डर से बाय करके छोटे छोटे टुकड़ों में सामने वाले इन्वेस्टर्स को बेच देती है एज ए यूनिट, और उसको मैनेज पूरा Yes. ये ट्रस्ट करती है। उसको एसेट की देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना, ये ट्रस्ट करती है। सेम वे में इनविट में पीछे है इंफ्रा प्रोजेक्ट और उसकी मेंटेनेंस पूरी ट्रस्ट करेगी। पैसा इन्वेस्टर लगा रहा है और रिटर्न उनको उस प्रोजेक्ट से जो इनकम आएगी वो उनकी है। और अल्टरनेटिव फंड में डिफरेंट सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके अदर देन इक्विटी एंड डिवेंचर्स पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ये फंड, उनको बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो ये जो है वो स्टार्टअप में भी पैसा लगा सकते हैं, हेज फंड में भी लगा सकते हैं, पी फंड में भी लगा सकते हैं, जो इंटर्न आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं। यस क्लियर? इन्वेस्टमेंट व्हीकल। यस। एलएलपी क्या होती है? LLP means a limited liability partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008. ठीक है, तो पार्टनरशिप और एलएलपी में बेसिक फर्क क्या है? नॉर्मल पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या फर्क है? सर कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी उसमें भी लिमिटेड ही होती है। नहीं, As against the एलएलपी और फर्म में, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस है? सर हाँ, तो सर ये बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है LLP, और जब वो खत्म हो जाता है तो नहीं। नो सर, आई थिंक इसमें नंबर ऑफ पीपल रेस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। नहीं, पार्टनरशिप में मैं आपको नंबर ऑफ ब्रेक बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ। जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे शुरू में, तो हमने पढ़ा था हाँ। प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, फिर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये सब पढ़ा था। अब Yes, जब sir. पार्टनरशिप फर्म में क्या नुकसान था कि सब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यस सर। और एलएलपी उसी का ही रिफाइंड वर्जन है। गवर्नमेंट ने बोला आप थोड़े से डिस्क्लोजर करो तो हम आपको लायबिलिटी से लिमिटेड कर देंगे आपकी लायबिलिटी। लिमिटेड। तो हाँ ये यस सर। पार्टनरशिप क्या है? अनरेगुलेटेड, मतलब उनको डिस्क्लोजर नहीं है, वो जो भी करते हैं प्राइवेट रहता है। लेकिन एलएलपी में दे हैव टू डिस्क्लोज देयर बैलेंस शीट्स टू पब्लिक। तो ओके। फॉर ट्रेडिंग ऑफ सम डिस्क्लोजर्स या सम ट्रांसपेरेंसी दे गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इसके लिए पूरा एलएलपी एक्ट है जो ये बोलता है कि अगर आप एलएलपी एक्ट में रजिस्टर हुए तो एक्सेप्ट फॉर फ्रॉड पार्टनर की लायबिलिटी उनकी लगाई हुई कैपिटल तक ही लिमिटेड रहेगी। सो सपोज अगर आज आपको अपना पैसा लगाना है पार्टनरशिप में और आप कंपनी के रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि कंपनी में रेगुलेशंस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एलएलपी, और आपका छोटा ही बिजनेस है, तो आप प्रेफरेबली पार्टनरशिप में लगाओगी कि एलएलपी में लगाओगी? अगर सर आप छोटा बिजनेस है। पार्टनरशिप अगर छोटा बिजनेस है तो नहीं, बट मेरे को अपनी लायबिलिटी लिमिटेड ही चाहिए, मतलब मेरा जहाँ तक बिकॉज कैपिटल अगर है तो आपने मैं लॉस कर दिया, सपोज लॉस कर दिया, तो जो आपके क्रेडिटर हैं वो आपका घर भी बिकवा सकते हैं अगर आप नॉर्मल हाँ सर, पार्टनरशिप में। हाँ बट लिमिटेड लायबिलिटी में मेरे कैपिटल तक ही मेरी वो लायबिलिटी लायबिलिटी रहेगी, रहेगी, तो आई विल इन्वेस्ट इन LLP। तो इसलिए Yes, अब इसका नाम पढ़ो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। लायबिलिटी। सो एलएलपी का बेसिक कंसेप्ट है कि इसमें पार्टनरशिप की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है।
और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लेकिन एज कंपेयर टू पार्टनरशिप इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन रहता है ज्यादा, क्योंकि इनको रजिस्टर करना पड़ता है, इनको अपनी बैलेंस शीट पब्लिक करनी पड़ती है, बट अदरवाइज इनको ये लाइबिलिटी से प्रोटेक्शन मिलती है। Yes. Okay. और एलएलपी आपकी इंडियन एंटिटी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इंडियन कंपनी प्लस Yes, sir. एलएलपी, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप Yes. नहीं इंक्लूडेड है। Yes. Okay. So if you are say कि somebody can invest in LLP but he cannot invest in unregistered partnership, ठीक है। Yes, sir. लिस्टेड इंडियन कंपनी क्या होती है? सर जिसके शेयर्स वो Stock स्टॉक exchange एक्सचेंज पे पे listed लिस्टेड है। है। ठीक है, Registered स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने का मतलब क्या है कि वो ट्रेडिंग हो सकती है, सिर्फ कोई भी public आदमी subscribers, कर हाँ। सकती है, कोई भी पब्लिक वहां पे जाके Public पैसा देके subscribe शेयर कर खरीद सकते सकती है और बेच भी सकती है। लाइक अपने इंडिया में बीएससी एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो चलती है। हैं। Yes, sir. ठीक है, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, एलएलपी क्लियर है, लिस्टेड इंडियन कंपनी क्लियर है। मैन्युफैक्चर क्या होता है? जनरली मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलेंगे? सर मैन्युफैक्चरिंग वही जब रॉ मटेरियल से हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो प्रोसेस होता है उसे मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्ट कर रहे हैं या ऐसे कुछ। ठीक है, जनरली एक छोटी सी चीज जान दो, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नया सर प्रोडक्ट। आपका आवाज कट रहा है। हेलो, अभी आ रही है? Yes, sir. यस यस बीच में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली कुछ तो नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आता है जो Yes. रॉ मटेरियल से डिफरेंट होता है। यस सर ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन। Yes. Manufacture, with its grammatical variation, means a change in a non-living physical object or article or thing. First, resulting in transformation of object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character, and use. Or bringing into existence of a new and distinct object or article or thing with a different chemical composition or integral structure. ठीक है, अब जब आप सपोज लकड़ी लेते हो और चेयर बना देते हो, तो चेयर को आप Yes. लकड़ी बोलते हो कि चेयर बोलते हो? So, मतलब चेयर सर लकड़ी। मैन्युफैक्चर होगी। हाँ, नहीं, अगर आपको मैं कैसा? पूछूं कि अगर आपके सामने एक चेयर पड़ी है तो उसको चेयर बोलोगे कि लकड़ी बोलोगे? सर चेयर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट गया उससे डिफरेंट चीज आ गई है, उसका डिफरेंट करेक्टर है। सो उनका कहना है कि जब आप Yes, sir. किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हो कि अब उसका नया नाम, नया करेक्टर या नया यूज आ जाता है, तो उसको Yes, sir. मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। Okay, sir. या फिर आप एक ऐसी चीज लाते हो जिसके केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, Yes, sir. लाइक दवाइयां हैं, आप दवाइयां बनाते हो तो कुछ तो डालते हो उसके अंदर, और लेकिन सब कुछ उसके अंदर होता है लेकिन उसका यूज अलग हो जाता है। Yes, sir. सो ये सब चीजें जो है उनको हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं, एक न्यू चीज को, और ये नॉन लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर है। Okay, sir. सो अगर लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स हैं, उनमें बच्चे बच्चे हो रहे हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके लिए Yes, पहली sir. रिक्वायरमेंट है कि नॉन लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मैन्युफैक्चर लगता है। तो Yes, मैन्युफैक्चर sir. को अगर हम डिफाइन करें तो समरी में फर्स्ट, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट Name, distinct नेम, product, कैरेक्टर name, और यूज, character और chemical यूज, composition. या फिर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन की कोई आइटम बन के आती है, लाइक मेडिसिन के केस में। और यहाँ पे लाइक आप Yes, with respect to non-living physical objects. चेयर्स और भी क्या क्या सब मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या नहीं मैन्युफैक्चर होता है आपका? टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट इस कैटेगरी में आ सकते हैं Yes, sir. कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स मिला के एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन का प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पे Yes. आपने क्या हो गया, चेयर्स हो गया, और क्या बनाती हो मैन्युफैक्चरिंग में? Yes, sir. ईयरफोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिसका बेसिक चीज है कि डिफरेंट फ्रॉम रॉ मटेरियल होना चाहिए, Yes. फ्रॉम नॉन लिविंग रॉ मटेरियल। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? Yes.
अब ये कहाँ यूज होगा फेमा में, दैट वी हैव टू सी, लेकिन डेफिनेशंस में नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया अभी? ये Non-debt पहला क्वेश्चन था, instrument, हाँ, कि इसमें हम बात कर रहे थे कि ये फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। no. So, yes, sir. बोलो। Non-debt instrument means the following instruments, namely all investments in equity instruments in incorporated entities, public, private, listed, and unlisted. Second, capital participation in LN. All instruments of investment recognized in the FDI policy notified from time to time. Investment in units of alternative investment funds, real estate investment trusts, and infrastructure investment trusts. Investment in the units of mutual funds or exchange traded fund, which invest more than 50% in it. Junior most layer, that is equity tranche of securitization structure. Acquisition, sale, or dealing directly in immovable property. Contribution to trust. And depository receipts issued against equity instruments. ठीक है, अब ये सबसे पहले दो जो है, इसको अभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और समझते हैं क्या क्या चीजें। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, बस जिनके ऊपर ये रेगुलेशंस लगने वाले हैं इन इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले उसने क्या बोला? सर जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम बात कर रहे थे, जो डिफाइंड है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने अभी मेरे को डिफाइन करके दिया था, वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स है। यस। इन कौन सी एंटिटीज में? इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज। पब्लिक, यस सर। सो ये कौन कौन सी टाइप की हो सकती थी? पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, कोई भी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मालूम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मालूम है, लिस्टेड कंपनी मालूम है, अनलिस्टेड कंपनी मालूम है, ये इन्हीं के सब है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आइदर लिस्टेड हो सकती है और अनलिस्टेड हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी लिस्टेड अनलिस्टेड हो सकती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट भी लिस्ट होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके लिस्ट कराती है तो भी उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और थर्ड कैटेगरी अनलिस्टेड, जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट हमने क्या कवर कर दिया? पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, जो जिसका इन दोनों में से जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है वो लिस्टेड होगी, और अनलिस्टेड। ये चार कैटेगरी होगी। तो अगर एंटिटीज, ओके। सेकंड क्या था नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप एलएलपी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इवन दो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इशू हुआ, लेकिन उसको भी हम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। थर्ड, इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स एफडीआई पॉलिसी में रिकॉग्नाइज्ड है, तो जब हम एफडीआई पॉलिसी देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा क्या? अब आपको समझ आया ये एआईएफ, आरडीट और इनविट कहाँ यूज हो रहा है? इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ। तो यूनिट में कौन इन्वेस्ट कर रहे थे? स्मॉल, जो हाई नेट इंडिविजुअल थे, 100 × 10 वाले। यस सर। यूनिट ऑफ रीट, इनविट और एआईएफ। तो जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे थे उस ट्रस्ट में ये थ्रू यूनिट्स, तो उन यूनिट्स को भी हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? सर इसमें वही होता है कि वो लोग आपसे पैसे, मतलब लेमन टर्म्स पे आप अपना एक काइंड ऑफ वो है इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप अपने पैसे देते हैं, और फिर वो जो कंपनी होती है म्यूचुअल फंड कंपनी, वो आपके पैसे दूसरी कंपनी के शेयर्स या कुछ उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती हैं, और जो भी रिटर्न आता है वो फिर आप, मतलब क्योंकि लेमन इतना वो नहीं होता कि उसे पता हो कि क्या आए रिटर्न, तो ये लोग रिटर्न देते हैं उस पैसे का, जो हम ये हमारे पैसों को दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न देते हैं। तो ये भी वैसे ही कंसेप्ट है रीट का, लेकिन इसके नीचे बेस है इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, जो फंड है। क्योंकि उसमें हाँ, छोटे छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं और वो पैसे से वो इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं, या
और उसकी इनकम जो है डिविडेंड की इनकम या वो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैपिटल बढ़ा Yes, रहे हैं। sir. सो और इसमें सर ETF, डायरेक्ट हाँ सर तो म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्टर से ही पैसा लेके अलग अलग कंपनीज में लगा रहे हैं, बस नहीं उसमें नहीं 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 एक नहीं, थर्ड पैसा पार्टी। पैसा इन्वेस्टर नहीं लगाता, पैसा म्यूचुअल फंड लगाता है। Common public. म्यूचुअल अच्छा। फंड में क्या करेगा, 1 लाख यूनिट्स इश्यू करेगी, सपोज 10 रुपीज की। तो ये जो यूनिट्स हैं इनमें जब आप पैसा लगाते हो, इस यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। Okay. क्योंकि आप इसको इक्विटी शेयर तो नहीं बोल सकते, आप इसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन LLP नहीं बोल सकते। यस सर। तो इस यूनिट को इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इक्विटी की शेप में ही है। तो जो Okay. जैसे आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो आप म्यूचुअल फंड से ये यूनिट्स परचेज कर लोगे और आप इसकी यूनिट होल्डर बन जाओगे। तो जो आपने पैसा लगाया है वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है, तो आपके ऊपर ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। दैट मीन्स अगर कोई फॉरेनर इन यूनिट्स में पैसा लगाना चाहता है तो उसको नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, हम क्यों पढ़ रहे हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ये रेगुलेशन का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इन में से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डील करता है तो उसको इस रूल्स की कंप्लायंस करनी है। तो उसमें अभी तक हमने देखा, अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में करते हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हो, या FDI पॉलिसी में जो इंस्ट्रूमेंट डिफाइन है उसमें करते हो, या रीट में पैसा लगाते हो, या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, या एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में पैसा लगाते हो, तो भी आपको ये रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद क्या हुआ, जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कंटेक्स्ट में ये आता है यस सर। ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें पैसा कौन लगाएगा? सर मतलब द कंपनी जो उसको रिवाइव कर रही है वो। इसको हमने कैसे So, पढ़ा था, जैसे- सुनो, इसको हमने कैसे पढ़ा था कि बैंक से पैसा लेगी, बैंक से 100 करोड़ का लोन लेगी, ठीक है, और उसको Yes, sir. बदले में 20 करोड़ की रिसीट दे देगी, यस सर। और ये रिसीट इन्वेस्टर खरीद लेंगे। यस सर। तो बैंक को उसका 20 करोड़ मिल गया और इन्वेस्टर के पास ये 20 करोड़ की रिसीट्स है। लाइक अभी उन्होंने Yes. 20 करोड़ को 1 करोड़ इंटू 20 कर दिया, तो 20 इन्वेस्टर्स ने मिलके 20 करोड़ रुपए लगाकर उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में 100 करोड़ का लोन खरीद लिया, राइट। अब उनकी सेटलमेंट हो गई 60 करोड़ में कंपनी के साथ। यस सर। सब इन लोगों ने जो खरीदा इन्वेस्टर्स को, अब इनकी रिसीट की वैल्यू कितनी होगी? 20 करोड़ ही होगी रिसीव, मतलब 3 इनको करोड़ 40 करोड़ का into प्रॉफिट 20। होगा। अब इसकी वैल्यू इतनी होगी ना उनकी। हाँ, 60 60 करोड़। तो अभी जिस इन्वेस्टर ने 1 करोड़ लगाया था, अगर ये रिसीट किसी और को बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा? 3 करोड़। 3 करोड़। तो ये वो जूनियर मोस्ट लेवल है जिसमें लिखा जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं इंटू 20 यूनिट्स, तो ये यूनिट्स में पैसा लगाने को भी डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके सर। ये लोग कौन है? ये है इन्वेस्टर इन ARC। ओके। तो ये इन्वेस्टर जो है जिस यूनिट्स के थ्रू ARC में पैसा लगाते हैं उस यूनिट को भी हम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके सर। क्लियर? यस सर। हर जगह देखो, यहाँ पे HNI पैसा लगा रहा था 100 करोड़ इंटू 10,000 करोड़ रुपए इंटू 10 यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स थी यहाँ पर, ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट थी। यहाँ पे आम पब्लिक लगा रही है 1 लाख यूनिट 10 रुपीज की। तो ये जो यूनिट्स हैं ये नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। फिर यहाँ पे जो ये ARC में इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं यूनिट्स के थ्रू, तो वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। फिर LLP की सपोज 1 लाख की कैपिटल में आप 20,000 लगा रहे हो, तो ये 20,000 नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। फिर अगर आप प्राइवेट
लिस्टेड कंपनी में 1000 शेयर्स खरीद रहे हो, इक्विटी शेयर्स, तो ये इक्विटी शेयर्स नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। ये तो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? कंपनी में इक्विटी शेयर्स, एलएलपी में कैपिटल, एफडीआई पॉलिसी में जो इंस्ट्रूमेंट है, रीट, इनविट, एआईएफ में यूनिट्स, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स, और एआरसी में भी यूनिट्स जो अल्टीमेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद क्या है? अच्छा, अभी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट और ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो इक्विटी और ये समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, एक्विजिशन, सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अगर आप इफ यू इन्वेस्ट, एक्विजिशन, इफ यू एक्वायर, और क्या करते हो, सेल, सेल, पब्लिक डील डायरेक्टली इन योर नेम, इसमें इन Immovable property. लाइक ऑफिस, होम, बिल्डिंग। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? नॉन डेट इन्वेस्टमेंट। सो इन चीजों को जब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, वो भी डायरेक्टली होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो 7 टाइप के इंस्ट्रूमेंट अभी तक आए हमारे पास। उसके अलावा क्या? कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, जब आप ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करते हो, लाइक अभी रिलायंस ट्रस्ट में आपने पैसा लगाया, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है आपका, हाँ जी, हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही? Yes, sir, you're audible. ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट। सो ये भी जो कंट्रीब्यूशन है, ये भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। और इसके अलावा 9th क्या है? डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर आप डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो ये भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। सर ये जो 7th पॉइंट है ना, अक्वायर, सेल, वो सर एक बार आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसके ऊपर ये रेगुलेशंस लगेंगे। तो उन्होंने Yes, बोला, sir. अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो है, या रेजिडेंट भी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्वायर करता है, सेल करता है, या उसमें डील करता है, तो उसको भी हम नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। सर वो जो नॉन रेजिडेंट डील करता है, ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं, या फिर एनीवन? जहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगी। ओके ओके ओके, डन, समझ गए सर। लेकिन डीलिंग अगर आप कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा, क्योंकि इसमें फेमा लगेगा ही कब? जब कोई एक पार्टी फॉरेनर है। अगर दोनों ही इंडियन है, तो कहीं पे भी ये कंसेप्ट आएगा ही नहीं। आप ज्योति के साथ बिल्डिंग खरीदो, कुछ भी करो, उसमें तो फेमा नहीं लगता ना, अनलेस ज्योति यस सर, यूएस में रहती है। नॉन रेजिडेंट, यस सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। फिर अगर आप ट्रस्ट में पैसा लगा रहे हो, हाँ, आपने ट्रस्ट की कैपिटल में पैसा लगाया, एक ट्रस्ट बना दिया आपने, तो वो पैसा भी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट तो इशू हुआ नहीं उसके अगेंस्ट में, स्टिल वो कंट्रीब्यूशन भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। उसके ऊपर आपको ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। यस Clear? सर। तो चला एक बार बता दो मेरे को कि क्या क्या है नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में कवर। क्या सर, सॉरी? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कवर होंगे, एक आप बता दो, एक ज्योति यस बता दो। सर, ये सर मैं बताती हूँ। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इंक्लूड, जो हमने पढ़े थे पहले, जिसमें जो इन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज वो इंक्लूड करेंगे पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड और अनलिस्टेड। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी, तो आप डायरेक्ट जो भी कैपिटल एलएलपी में लगाएंगे वो होगा। फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो एफडीआई पॉलिसी में टाइम टू टाइम रेगुलेट होते हैं वो। फिर इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यस इन्वेस्टमेंट। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ट्रस्ट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। फिर एक है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ के यूनिट्स में, यूनिट में,
यस सर। फिर 6th था सर एक जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, जहां पर वो सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो यूनिट्स में जो अल्टीमेट इन्वेस्टर यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है वो। फिर कोई भी नॉन रेजिडेंट अक्वायर सेल या डील करेगा एक डायरेक्टली इन एक रेजिडेंट के नेम पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो वो भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रीट होगा। फिर कोई भी कंट्रीब्यूट करता है किसी ट्रस्ट में या फिर डिपॉजिटरी रिस्क। ठीक है, अब इसमें खाली जो Yes. इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर उसमें एक बहुत ही बोलो। सर एक बहुत जनरल डाउट है, तो ये जो ARC होता है, तो जब ये लोग बेड लोन्स को खरीदते हैं तो उन्होंने वो रिसीप्ट जो थी वो इशू किया, तभी रिसीट और ये लोग कुछ भी अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए, 100 करोड़ तो का 2 नुकसान करोड़ नुकसान हो का जाएगा 20, तो इन्वेस्टर का वही सर, नुकसान। तो वो बैंक, हाँ नहीं, तो वो मेरा था कि रिसीट्स तो दे दिया, तो बैंक के उसमें वो NDA होगा या क्लियर हो गया बैंक का बैलेंस शीट, उनका NDA बैंक को तो हट ही जैसे जाएगा? बैंक का तो एकदम क्लियर हो गया ना, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रिसीट इशू करके इन्वेस्टर से पैसा ले लिया आपने, तो बैंक को तो मिल गया, बैंक फ्री हो गया 20 करोड़ लेके। और अगर इन रिसीट्स का पैसा आया ही नहीं बैंक के पास, तो भी वो NDA क्लियर, उनका बैलेंस शीट से NDA हट गया है, नहीं, वो वो तो नहीं आएगा होगा? तभी आगे होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा वो अपनी बुक से राइट ऑफ ही नहीं कर सकते। अगर आप तो बैंक को तो सर आप कर ही क्यों रहे हो कि आपकी बुक से हट जाए 100 करोड़ बैड लोन। आप एक बार जो नुकसान लेना है ले लो, 80 करोड़ का नुकसान, Yes. लेकिन उसके बाद वो 20 करोड़ से आप अपना बिजनेस करो। ओके ओके। तो सर अगर जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर ही नहीं पाती तो सर बैंक को भी नुकसान तो होगा ना अल्टीमेटली। बैंक का तो 80 करोड़ डूब गया, लेकिन 20 करोड़ मिल गया ना, रिस्क तो सारा ARC का है। अच्छा हाँ, ओके। और फिर बाकी जो सर मतलब 80 करोड़ का नुकसान है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर है, उसमें बैंक का कोई वो लेना देना नहीं है। उसके लिए पोटेंशियल है कि वो चाहे तो उतना पैसा कमा सकती है उस डील में, कि 100 करोड़ का 100 तो करोड़ रुपए सर कुछ भी वेवर हाँ ना दे। हाँ। ये सर, तो सर इसमें तो एक है ना कि बैंक को तो अल्टीमेट नुकसान 80 करोड़ का हो गया जिसके अगेंस्ट उसने 20 करोड़ ले लिया, ले फिर लिया वो उसने, पिक्चर से हट वो गया निकल है। गया, वो वन टाइम सेटलमेंट करके निकल गया, हाँ क्योंकि उसको था कि ये भी निकल 20 गया। करोड़ नहीं मिल रहा था उसको। तो जो एकदम हाँ रियली बैड लोन है वो उसी को ही ट्रांसफर करेगा जहाँ पे उसके कलेक्शन पे ज्यादा पैसा टाइम लग रहा है और वो नहीं रिकवर कर पा रहा ये है। हाँ, और अगर फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं रिकवर कर पा रहा है तो तो वो उसका भी उसका नुकसान है। उसकी बुक्स तो में राइट हाँ, ऑफ हो। ओके अभी समझो कल को जिस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया 20 करोड़ में, जिसके साथ ये लोन लिया, उस कंपनी के क्राइटेरिया भी एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई और कंपनी कल को वाइंड अप में चली गई, तो 20 करोड़ पूरा डूब जाएगा। यस ओके ओके तो यही उनका बिजनेस मॉडल है। तो इसे सोच समझ के कंपनियां चूज करते हैं वो, जिसमें रिवाइवल का स्कोप हो, और फिर उसको रिवाइव करते हैं, और फिर वो 20 करोड़ का 100 करोड़ कमाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। NRI क्या होता है? यस सर, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो पास्ट 1 ईयर में 182 डेज से कम रहा है और पास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में 370 डेज से कम रहे हैं, तो वो नॉन रेसिडेंट होते हैं। अगर 182 और 370 एग्जिट करता है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाते हैं। अब यहाँ पर कैसे है, FEMA के हिसाब में खाली 182 डेज का कंसेप्ट है नॉन रेजिडेंट के लिए, कि पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा रहना चाहिए और वो बाहर कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट या उसके लिए नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है नॉन रेजिडेंट के आगे इंडियन आ रहा है। Yes, sir. तो जो पर्सन इंडिया में 182 डेज से कम रहा लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? जो इंडिया में पैदा हुआ था या जिसके माँ बाप इंडिया में थे Yes, sir. और वो बाहर जाके सेटल हो गए। हम्म, जैसे गूगल का भी ये जो पिचई है या जो भी नडेला, जो भी लोग हैं, ये बाहर इंडियन लोग हैं जो बाहर सेटल हो गए। तो ये इंडिया में तो रहते नहीं, 182 डेज से ज्यादा बाहर ही है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नॉन yes, रेजिडेंट है। फिर क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, पैदा इंडिया में हुए हैं, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, हाँ, तो इनके पास एक कार्ड यस रहता है हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन करके। तो इन लोगों को हम बोलते हैं NRI। तो NRI और नॉन रेजिडेंट में बेसिक फर्क है कि उनकी जो सिटीजनशिप है, जिसकी सिटीजनशिप इंडिया की है वो बना है NRI, हाँ, और जिसकी सिटीजनशिप इंडिया की नहीं है, जो US की सिटीजन है, कहीं की भी, UK की भी है, वो बने खाली नॉन रेजिडेंट। तो नॉन okay. रेजिडेंट बड़ी टर्म हो गई अगर मैं इसको यहाँ बोलूँ। NRI बड़ी टर्म है जिसमें हम ये कहेंगे दोस्त नॉन रेजिडेंट जहाँ पे वो आपका 182 डेज का टेस्ट लगता है। Yes, sir. 182 डेज टेस्ट के बेस पे
who are citizen of India. लाइक अभी अंबानी बोलता है कि मैं यूके में घर लेके रहूंगा वहां पे, और 1 साल वो Yes, sir. यूके में रह जाता है, तो ये बन गया नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्यों? क्योंकि रह रहा है इंडिया में 182 दिन से ज्यादा बाहर, और वो सिटीजन फिर भी इंडिया का ही है। Okay. अब बिल गेट क्या एनआरआई हो? No sir, वो citizen of India नहीं है। वो नॉन हाँ, रेजिडेंट। तो आप समझ नॉन लो। अगर वो हाँ, तो नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन में बेसिक फर्क है, द पर्सन इफ इट इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया then a non-resident और अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट इंडिया। NRI Indian। तो उसकी रूट्स इंडिया में ही है, एनआरआई की रूट्स इंडिया में है, और एनआर की रूट अदर देन इंडिया। Yes sir। क्योंकि एनआरआई को थोड़े से बेनिफिट मिलते हैं एज कंपेयर टू नॉन रेजिडेंट्स। Yes sir। ओसीआई क्या हो गया? Overseas citizen of India means an individual resident outside India who is registered as an overseas citizen of India, a card holder under Section 7A of the Citizenship Act 1955. ठीक है, अब ये कैसे कहानी है कि रेजिडेंट इंडिया का था, अभी वो परमानेंटली जाके सिंगापुर में सेटल हो गया, Okay। Okay. उसने वहां की सिटीजनशिप भी ले ली, लेकिन अपनी हाँ। इंडियन रूट्स नहीं छोड़ी। तो इंडियन एम्बेसी से एक कार्ड लिया कि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया ही हूँ जो ओवरसीज में रहता हूँ। Okay। एनआरआई है ये बेसिकली, जो ओवरसीज में रह रहा है, मींस एन इंडिविजुअल रेजिडेंट आउटसाइड। सबसे पहले इंडिविजुअल है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है 180 डेज से, हु इज रजिस्टर्ड एज। तो उसमें एनआरआई जो है, ये जो एनआरआई है, अगर ये कार्ड ऑब्टेन करता है और एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम उसको ओसीआई कार्ड होल्डर बोलते हैं। ये एनआरआई का ही सबसेट है। लाइक Okay। अभी जो एनआरआई से वो आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी हो सकते हैं, होल्डिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन और नॉट। ये 2 कैटेगरी हो सकती है, या तो ये कार्ड होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये होल्ड कर रहा है ये कार्ड, तो हम इसको बोलते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हेलो, Hello. हाँ जी, Yes. सब ये समझे क्या? Yes, Yes, sir. 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 तो अगर एक एनआरआई अपने आप को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाता है, तो उसको हम ओसीआई कार्ड होल्डर बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको बेनिफिट्स मिलते हैं फेमा में। तो क्या बेनिफिट्स है, जब वो आएगा तब हम लोग उसको देखेंगे। सर इसमें वो भी include होता है ना, when in foreign national marriage and Indian like। हाँ, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना, उसकी कंडीशंस है सिटीजनशिप एक्ट में। ठीक है, ये हुआ एनआरआई। समझे आप एनआरआई क्या था? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? जिसने ये Yes, sir। रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और फिर रेजिडेंट Yes। इंडियन सिटीजन कौन होगा? सर जो वही 182 डेज से ज्यादा रहा है और अभी आप दोनों इंडियन सिटीजन हो, यस सर। ठीक है। अभी आप लोग किसी फॉरेनर से शादी कर लो तो वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन बन सकता है। Yes, sir. कैसे? अगर provided हम 180 days से ज्यादा नहीं। रहें, या फिर वो नहीं, OCI वाला सिटीजन वो OCI रेजिडेंट इंडियन बन जाएगा, लेकिन सिटीजन नहीं बन पाएगा जब तक सिटीजनशिप हाँ, एक्ट के अंदर लिखी हुई कंडीशंस पूरी नहीं होती। उसको OCI वाला कार्ड इशू कराना पड़ेगा। नहीं, वो इंडिया में रह रहा है, आप समझो। अगर कोई पर्सन Yes. इंडिया में है, उसने फॉरेनर से शादी कर ली, Yes, sir. अब वो फॉरेनर का स्टेटस क्या है जो इंडिया में रह रहा है उसके साथ? So नॉन रेजिडेंट So अगर 182 डेज से कम है, रेजिडेंट हाँ। अगर 182 डेज से ज्यादा है लेकिन या फिर सिटीजन नहीं। person residing, yes sir.
ये सिटीजन कब होगा, जब सिटीजनशिप एक्ट के अंदर की कंप्लाइंसेस पूरी करेगा, उसमें मिनिमम 7 साल की Compliances शादी होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। yes तो वो करके फिर वो रजिस्ट्रेशन, जैसे यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं, ऐसे इंडिया में भी सिटीजन बनने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। खाली शादी करते ही सिटीजन नहीं बन जाते, तो उसके लिए सर्टेन टाइम फ्रेम है। yes तो यहाँ पे yes जहाँ पे भी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन की बात कर रहे हो, तो आप एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हो जो इंडिया में रेजिडेंट है और इंडिया का ही सिटीजन है, सिटीजन जो यहाँ पे पैदा हुआ था। yes sir तो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन कौन हो गया? क्या सर सॉरी रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। सर जो सबसे पहले बॉर्न इन इंडिया है और 182 डेज से ज्यादा रहता है रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे समझ लीजिए, पहले रेजिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं, कोई भी फॉरेनर भी हो सकता है और इंडिया भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है yes और फॉरेनर भी हो सकता है। बट सिटीजनशिप के लिए तो सर उसको सिटीजनशिप हाँ, मतलब वो और फॉरेनर में भी, बाहर इंडियन में ऑलमोस्ट जो इंडिया में पैदा हुआ और कहीं बाहर नहीं गया तो सिटीजन हो गया। yes और फॉरेनर केस में जनरली नॉन सिटीजन रहेगा, क्योंकि यूएस का होगा, यूके का होगा, कहीं का भी आदमी रहने वाला होगा, वहां पे पैदा हुआ होगा। लेकिन ये भी सिटीजन बन सकता है, रेजिडेंट सिटीजन, इफ कंप्लाइज कंडीशन अंडर सिटीजन एक्ट, इंडियन सिटीजन एक्ट। सो जनरली आप ये वर्ड देख के रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, आप हमेशा ये नहीं बोल सकते खाली इंडियन पर्सन ही इंडियन रेजिडेंट हो सकते हैं या इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया डेफिनेशन कौन होता है सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो, तो यहाँ से चलो यहाँ पे भी देखो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रेफरेंस आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कंसुलेट, सिटीजन, प्रेस्क्राइब, कहाँ गया, दिख रहा है आपको सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो सिटीजन बाय बर्थ, और उसके बाद होता है सिटीजन बाय डिसेंट। ये देखो वो 4 पढ़ो एक बार। Yes, sir. On or after the 26th day of January 1950, but before the 10th day of December 1992, if his father is a citizen of India at the time of his birth, or on or after the 10th of December 1992, if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth, ये provided that ज्यादा डिटेल में मत जाओ, खाली बेस समझना है। ये एक तरीका है जब एक भी माँ बाप जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और उसका बच्चा ही 92 के बाद। yes, इसके अलावा कहीं पर आपका ये भी आता है रजिस्ट्रेशन, ये 5th में yes, sir. ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि फॉरेनर्स को सिटीजनशिप अगर इंडिया में लेनी है तो। ये Yes, देखो ये फिर, पढ़ूं हाँ sir? हाँ Yes. Subject to the provision of this section and other such conditions and restriction as may be prescribed, the central government may, on an application made in this behalf, register as a citizen of India any person not being an illegal migrant who is not already such citizen by virtue of the Constitution or of any other provision of this act, if he belongs to any of the following categories, namely a person of Indian origin who are ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. मतलब B, सर मतलब सर जो भी पर्सन इन इंडिया है और वो मतलब 7 साल रह गए, उसको यस सर 7 years तक उसको रिजाइड करना पड़ेगा अगर उसको ऐसे रजिस्टर करना है फॉर सिटीजनशिप के लिए सर, मिनिमम इज 7 years. बिल फिर गेट अब इसको ऐसे समझो, बिल गेट कब बनेगा इंडियन सिटीजन? सर तो उसको इंडिया में 7 years तक रिजाइड करना पड़ेगा, फिर वो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है। और सर वो इलीगल माइग्रेंट भी नहीं होना चाहिए। B, a person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India. तो सबसे पहले इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो बाहर रह रहा है। Yes. Or place outside. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ 2-3 देखो, मैं इसको समझाना ये चाह रहा था कि
सिटीजन ऑफ इंडिया जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंडियन नेशनल ही हो, बाहर के लोग भी जो है वो इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, लेकिन उनको ये सब Yes. कंडीशनें पूरी करनी पड़ती है। थर्ड जैसे पढ़ लो, ये काम आएगा। Yes, a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration. तो फॉरेनर को ग्रीन Minor कार्ड कब children मिलेगा? Sir, जब वो मैरिड होगा तो उसको 7 years तक रहना ही, मतलब 7 years तक रहना पड़ेगा और फिर ही वो एप्लीकेशन कर सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब सर जिनके पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो उनके बच्चे जो होंगे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया माने जाएंगे। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी whose parents are registered as a citizen of India under clause A of the subsection or subsection 1 of section 6. सर उसमें मतलब माइनर चिल्ड्रन का ये वाला है कि एक फुल मतलब जब एक अडल्ट में आ जाता है जिनके पेरेंट्स इंडियन मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, तो उनके अंदर जो कंडीशंस है सेक्शन 6 के अंदर, तब वो सिटीजन्स माने जाएंगे। A person of full age and capacity who or either of his parent was earlier citizen of independent India and has been residing in India for 1 year immediately before making an application for registration. सर मतलब पहले रहते थे इंडिया में, बट फिर बहुत 1947 टाइम से तक पहले रहते थे, बाद में चले गए और फिर 1 साल बाद के लिए भी रह रहे हैं इंडिया में, तो वो भी सिटीजनशिप के लिए yes. अप्लाई कर सकते हैं। यस ठीक है, अब ये फिर ठीक है, है आगे डिटेल में नहीं जाते, ये केवल या आपको सिर्फ समझाने के लिए था। फेमा के कंटेक्स्ट में जब यहाँ पे वर्ड था रेजिडेंट इंडियन सिटीजन, तब इसको पढ़ो क्या बोल रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? means an individual resident outside India who is registered as an overseas citizen of India, card holder under section 7A of the Citizenship Act 1955. ठीक है, ये पहला था कि जो इंडियन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रह रहा है, जिसने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। फिर हमने बोला रेजिडेंट इंडियन सिटीजन क्या होता है? Yes. Resident Indian citizen means an individual who is a person resident in India and is a citizen of India by virtue of Constitution of India or the Citizenship Act. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो हो गया, जो भी आदमी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया में रह रहा था वो इंडियन सिटीजन है। और सिटीजनशिप एक्ट में भी आपने एग्जांपल देखे कि कौन कौन लोग अदर देन इंडियन भी Yes. इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, जिन्होंने 7 साल से ऊपर इंडिया में रह लिया, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे, हम ये जो फॉरेनर्स हैं जो नॉन सिटीजन थे, अगर कंप्लाई करते हैं कंडीशंस, तो वो भी रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो 2 कैटेगरी के लोग हो गए, एक आप हमारे जैसे लोग जो इंडिया में रहे हैं, इंडिया में पैदा हुए बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे बाय रजिस्ट्रेशन, Yes. कंप्लाई रजिस्ट्रेशन कंडीशन, वो अभी आपने देखी क्या कंडीशन थी। कंडीशन ठीक है, तो ये रहा रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी हमने क्या क्या टर्म्स देख लिए, अगर आप देखो यहाँ पर, सो आपने देखा पहले नॉन रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, ओसीआई कार्ड होल्डर क्या है, रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, ये 5 कैटेगरी क्लियर है आपको? क्या सर? सॉरी, ये 5 कैटेगरी रेजिडेंट की, एनआरआर, एनआरआई, ओसीआई, आरसीआई। yes sir, I cannot understand your question. हाँ, ये जो 5 कैटेगरीज हमने पढ़ी डेफिनेशंस में, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओसीआई और आरसीआई, जरा एक्सप्लेन करोगे कौन कौन सी कैटेगरी क्या क्या थी? Yes sir, नॉन रेजिडेंट वो होंगे जो इंडिया में रिसाइड नहीं करते हैं और बाहर के मतलब बेसिकली फॉरेनर्स हैं। रेजिडेंट इन इंडिया सर वो होंगे जो 182 days से इंडिया में ज्यादा रहे, दिल भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडियन वो होंगे जो इंडियन सिटीजन है और जो इंडिया में नहीं रहे, 82 डेज से कम रहे हैं, 182 डेज से कम रहे हैं, वो एनआरआईज होंगे। फिर ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो होते हैं जो बाहर मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप होल्ड कर रहे हैं बट रूट्स इंडिया में है। और रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं जो इंडियन सिटीजन हैं और यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा भी रह रहे हैं 1 साल। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सर वो मतलब बेसिकली रेजिडेंट इन इंडिया होंगे और
जो भी फॉरेनर है वो नॉन सिटीजन हो जाएगा और उसको कंप्लाइंसेस जो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दे रखे हैं वो करने पड़ेंगे ताकि वो रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाए। और इंडियन सिटीजन जो होगा सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन या सिटीजनशिप एक्ट के अंदर है जैसे डिफाइंड है, वो रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज की क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आप फ्रेमवर्क में बहुत देखोगे, NRR, NRI, यस OCI, सर, RCI। एग्जैक्ट, तो यस जहाँ यस पे भी ये समझ आए तो आपको इसका मीनिंग समझना चाहिए। NR जो आपने बोला रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट जो 182 डेज का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। NRI जो इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडिया के बाहर रह रहा है। OCI वही NRI जिसने OCI में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और RCI जो इंडियन रेजिडेंट है और सिटीजनशिप भी है उसके पास, राइट। Yes, तो फेमा इन्हीं सबसे डील करेगा okay. क्योंकि एक तरफ तो इंडियन रेजिडेंट है, उसके अलावा दूसरी तरफ कोई ना कोई इनमें से एक पार्टी होगी। सेक्टरल कैप क्या होता है? सर सेक्टोरल कैप जो मतलब जहां तक मुझे पता है जो सेकंड शेड्यूल में हर वो इंडस्ट्री का मेंशन है ना, तो फॉरेन सिटीजन या फॉरेन कंपनी कितना इंडिया में इस मतलब एक कैप लगा दी इंडियन गवर्नमेंट ने कि तुम यहाँ तक इस पर सेक्टर इन्वेस्ट कर सकते हो। FDI का लिमिट कितना है वही? हाँ पढ़ दो ना एक बार। Yeah, means the maximum investment, including both foreign investment on a repatriation basis by person resident outside India in equity instruments of a company or the capital of a LLP, as the case may be, and indirect foreign investment unless provided otherwise. This shall be the composite limit for the Indian investee in entity. Explanation: FCCBs and DRs having underlying of instruments being in the nature of debt shall not be included in the sectoral cap. Any entity, any equity holding by a person resident outside India resulting from conversion of any debt instrument under any arrangement shall be reckoned under the sectoral cap. ठीक है, अब इसको हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, Yes, sir. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेक्टोरल कैप, अभी आपने देखा कि NRI जो है, जो नॉन रेजिडेंट है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है? सर मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है और कैपिटल ऑफ LLP में हो सकती है, राइट। Yes, sir. LLP और क्या बोला उसमें? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल, ये दो तरीके थे। और इनडायरेक्ट sir. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? Through debt instruments, maybe. नहीं, देखो रेजिडेंट ने, नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो रेजिडेंट कंपनी में फर्दर रेजिडेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ रेजिडेंट टू रेजिडेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन ये रेजिडेंट कंपनी की पूरी इन्वेस्टमेंट नॉन रेजिडेंट से आ रही है। सो इनडायरेक्टली ये नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये नॉन रेजिडेंट 100% शेयर होल्ड करता है रेजिडेंट कंपनी के, और ये रेजिडेंट कंपनी 100% शेयर होल्ड करती है इस रेजिडेंट कंपनी की, सेकंड नंबर वाली कंपनी पे, तो टेक्निकली ये पर्सन रेजिडेंट कंपनी का पूरी कंट्रोल कर रहा है। ओनरशिप किसके पास है? इसकी ओनरशिप इस कंपनी के पास है, इसकी ओनरशिप इस कंपनी के पास है। इनडायरेक्टली फॉरेनर से पैसा लगा ना। Yes, sir. ये NRI डायरेक्टली यहाँ इन्वेस्ट कर सकता था। तो आप क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Yes, sir. Direct to that of it. अब उसने वाया वाया किसी की- किया, इंडियन कंपनी के हाँ। थ्रू किया, तो ये बन गई Yes. इनडायरेक्ट। तो ये दोनों में फर्क समझो, ये थी डायरेक्ट और ये थी इनडायरेक्ट। तो सेक्टरल कैप क्या होगी? इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका? ऑफ
डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, okay. Maximum of direct investment which a non-resident, maximum investment by NR in either of the two ways. कहाँ पे? In Indian कंपनी और LLP, राइट, ये लिखा हुआ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्या इंक्लूड नहीं करना इसमें? एक्सक्लूडिंग डेट, बिकॉज हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स अराइजिंग ऑन कन्वर्जन ऑफ डेट। अब अगर उन्होंने ये बोला कि नॉन रेजिडेंट 60% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा इन इंडियन एंटिटी, जिसका नाम है राइटमूव, जिसके शेयर्स है 1000, सो मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है इसमें? सर इन इंडियन एंटिटी राइटमूव, सर तो इसमें प्राइवेट कंपनी में तो सारा कर सकता है, पब्लिक कंपनी में अगर लेस यहाँ देन पे 10%। नहीं, अगर यहाँ पे ये लिमिट डाल दी आपकी सेक्टरल कैप में कि मैक्सिमम 60% इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस सेक्टर में, तो राइट मूव के अगर 1000 शेयर है तो मैक्सिमम ये कितने शेयर होल्ड कर सकते हैं? 600, राइट, तो मैक्सिमम 600 हो गए। अब ये 600 यस सर, डायरेक्टली अपने नाम पे भी होल्ड कर सकता है, एनआर के नाम पे, या फिर XYZ या फिर LLP जो हाँ। राइट मूव में होल्ड कर रही है। तो एनआर ने अपने नाम पे होल्ड किए 400 और XYZ LLP ने होल्ड किए 200, तो यहाँ तक तो अलाउड है, राइट। यस सर, लेकिन अगर वो बोले कि LLP 300 करे, मैं तो सिर्फ 400 ही होल्ड कर रहा हूँ, मेरी कंप्लायंस हो गई, तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कवर्ड है मैक्सिमम लिमिट में। यस सर, तो दैट मीन मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है वो यहाँ से इसके थ्रू? 200। तो आपके पास उसको ऑप्शन है 600 डायरेक्टली अपने नाम पे ले ले, या फिर इस तरह से इश्यू करें। तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्टरल कैप की, तो वो हो गया मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो एक एनआर कर सकता है थ्रू डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन इक्विटी और कैपिटल ऑफ LLP प्लस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। कहाँ पे? इन इंडियन कंपनी एक्सक्लूडिंग डेट एंड इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स राइजिंग ऑन कन्वर्जन ऑफ डेट। अब अगर उसने राइट मूव में ही 200 DR इशू की थी जिसके पीछे डिवेंचर्स थे, तो ये काउंट नहीं होंगे, इवन दो वो 800 होल्ड कर रहे हैं, पर ये काउंट नहीं होगा। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, ये क्लियर है क्या सेक्शन का? यस सर, यस सर, एकदम क्लियर है। बता दो कि मेरे को एकदम क्लियर है। यस सर, तो सर सेक्टोरल कैप बेसिकली डिफाइन करता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो एक एनआर कर सकता है। अब किस में कर सकता है, उसकी सब कैटेगरीज है, तो वो दो वे से कर सकता है। एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दोनों जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय एनआर है, वो हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या फिर कैपिटल ऑफ इन द मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कैपिटल ऑफ LLP में। अब सर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे वो पर्सन डायरेक्टली इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या कैपिटल ऑफ LLP में इन्वॉल्व होगा। और अगर इनडायरेक्टली होगा तो जैसे उसमें वाया होगा, या तो LLP के थ्रू या फिर किसी कंपनी के थ्रू या किसी रेजिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो इन्वेस्ट करेगा। बट इसकी एक लिमिट सेट है, जो मतलब जो जिसे हम बाय द गवर्नमेंट, जिसे हम सेक्टोरल कैप बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर इसमें ऐसा भी है कि ये और ये सर FDI पॉलिसी में मेंशन होंगे सेक्टोरल कैप स्पेसिफिक टू ईच सेक्टर। ज्योति आपको क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ी देर में एक डेफिनेशन करके फिर ब्रेक लेंगे। सर ये FCCBs का क्या फुल फॉर्म है सर, एक बार आप? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। यस तो सर, कन्वर्टिबल कितने बॉन्ड डेफिनेशंस बचे क्या बचे सर, कितने डेफिनेशंस बचे? बस 2-3 बचे। ओके सर, ये चैप्टर 1 करके फिर आपको ब्रेक चाहिए तो रात को भी कर सकते हैं। यस सर sure. स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? सर आपकी आवाज थोड़ी कम है। स्टार्टअप कंपनी मैं बोल स्टार्टअप कंपनी means a private company incorporated under the Companies Act 2013 and identified under the government notification 180E dated the 17th February 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry. So basically sir, startup companies private companies होती हैं और जो है ना registered होंगी बदल गया DIPT वाले डिपार्टमेंट से, अब वही ये सर DPIIT रेज कर सकती है फंडिंग। यस सर, और ये अभी DPIIT सॉरी। अभी 16 की जगह 19 हो गया नोटिफिकेशन। यस सर। फिर sweat equity shares क्या होता है? means sweat equity shares defined under the Companies Act 2013. So ये sweat वाला आपको बताना पड़ेगा। ज्योति यस सर। स्वेट इक्विटी शेयर का आईडी। सर आपका आवाज कम आ रहा है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? ज्योति को पता है? ज्योति sweat नो सर। अभी स्वेट का मतलब है पसीना, खून पसीने के बदले में इक्विटी शेयर। ओके सर। तो ये एकदम लेमन लैंग्वेज है। तो जो डायरेक्टर प्रमोटर जिन्होंने आपकी कंपनी में खून पसीना हाँ। लगाया है, तो उनको उनकी Yes, मेहनत के yes, बदले में या उनके कुछ इंटेलेक्चुअल राइट के बदले में जो शेयर इशू किए जाते हैं उनको स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। हाँ सर, जो उनको उनकी नॉलेज के उस वाले हाँ। पे भी उनको यही कहते हैं। यही है ना, स्वेट का मतलब पसीना ना, खून पसीने के शेयर। हाँ यस। टीडीआर क्या होता है? TDR, yes. Transferable development rights shall have the meaning assigned to the regulations under the subsection 2 of section 6 of the act. हम सर आगे देखेंगे। Unit जनरली means नहीं, जनरली क्या होता है टीडीआर? ये वर्ड sir, yes sir, transferable development rights sir. So basically जैसे इक्विटी शेयर्स से व्हाट आई अंडरस्टैंड, अगर हमने इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स के बीच नो ओके सॉरी सर। आप अभी कोई बिल्डर डेवलपर है, ठीक है, उसके पास जमीन है, तो जमीन पे अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट जमीन है तो गवर्नमेंट बोलती है आप 2:1 बना सकते हो या 3:1 बना सकते हो। तो ये जो राइट है उसको कितना डेवलप कर सकते हैं, उसको डेवलपमेंट राइट बोलते हैं। ओके ओके। और ये ट्रांसफरेबल होता है, तो कोई आदमी यहाँ से किसी और की फेवर में ट्रांसफर कर सकता है कि मैं यहाँ पे इतना बनाता हूँ, बाकी कहीं और ट्रांसफर करके बना सकता हूँ। तो जैसे रियल एस्टेट बिकती है वैसे ये राइट भी बिकता है, राइट टू कंस्ट्रक्ट, राइट टू डेवलप प्रॉपर्टी। ठीक है। यूनिट क्या होता है? Unit means a beneficial interest of an investor in an investment vehicle. सर वो जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वाला इन्वेस्टर्स थे जो उसकी या फिर कैपिटल, कंपनियों में कैपिटल बोलते हैं और फंड्स में यूनिट बोलते हैं, जिसके Yes, थ्रू sir. इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। यस सर। वेंचर कैपिटल फंड एक सेकंड सर। या Venture capital fund means a fund established in the form of a trust, a company, including a body corporate, and registered under the Securities and Exchange Board of India. Alternative investment funds regulations 2012. जल्दी मतलब क्या है इसका? वेंचर कैपिटल फंड क्या करता है? सर सर, आपकी आपकी आवाज आवाज बहुत कम आ रही है। वेंचर कैपिटल फंड क्या कहता है? हेलो। यस सर, तो वेंचर कैपिटलिस्ट सर वो ही होते हैं जो है ना एक स्टार्टअप कंपनीज में है ना मतलब कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। बेसिकली एक वेंचर में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको देखता है फॉर अ सर्टेन मतलब इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। फंड मतलब क्या होता है? जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको फंड बोलते हैं। यस सर। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप फंड। तो फंड के पीछे क्या है कि इन्वेस्टर है जो मिलके पैसा लगा रहे हैं उसमें। यस ओके सर। ठीक है। तो ये हुई डेफिनेशन। उसके बाद 2A क्या बोल रहा है? रिजर्व बैंक टू एडमिनिस्टर दी। Reserve Bank to administer these rules. This rule shall be administered by the Reserve Bank. Second, while administrating these rules, the Reserve Bank may interpret and issue such directions, circulars, instructions, clarification,
as it may deem necessary for effective implementation of the provisions of these rules. अब ये सेक्शन क्यों आया? बिकॉज ये रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, Yes, sir. तो इसको रूल्स को बनाने का राइट है गवर्नमेंट को, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का राइट है रिजर्व बैंक को इंडिया को। तो इसके अंदर RBI रेगुलेशंस है वो आरबीआई बनाएगा, और इसमें कोई चेंजेस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 2A जो था, RBI to administer NDI rules, इसके जो रेगुलेशंस हैं, इसकी कंप्लायंस है, डे टू डे अफेयर को मैनेज करेगा आरबीआई। तो यहाँ तक अपना चैप्टर 2 हुआ 1-2। सिर्फ एक बार रिकैप मार दो फिर बंद करते हैं। सिर्फ Yes, sir. पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख के बोलो कि आपको पता है क्या लिखा हुआ है। पहला था Yes, कि sir. FEMA 2019 से इफेक्टिव है। यस सर, इसका डेट हमें देखना है। फिर सर इसने सुपरसेशन ऑफ 2 रूल्स थे जो मेंशन्ड है, टिसरो और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर सर इसमें डेफिनेशंस देखी थी हमने बेसिकली अभी तक सारी। एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, जो सरफराजी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। एक्सप्लेन मत करो। Okay, जहाँ पे okay. नहीं समझ आया, जहाँ पे डाउट है उस पे रुको। ये Sure. बोलो कि ये पता sir, है, ये पता है। हाँ, Yes, sir. Convertible notes, I know. Depository receipts, we know. ESOP, we know the types as well. Equity instrument and hybrid securities, we understand the concept. FDI, foreign direct investment, ये भी समझ में आता है। इन्वेस्टमेंट का जो डेफिनेशन था वो भी we understand. Foreign investment, we understand, and investment का जो definition था, we understand. Yeah, FPI, foreign portfolio investment, we understand. Group company, we understand. Investment vehicle, 3 categories इसमें defined थी, we understand. Manufacture, yes, we understand. Non-debt instrument, 9 categories include करता है, we understand. बोल दो The एक बार concept 19। of, yes sir, equity instruments in incorporated entities, private, public, listed or unlisted. Capital contribution in LLP. Instruments जो FDI policy में mentioned है. Investment in the units of REIT, InvIT and AIF. Then investment in units of mutual funds or ETF. Junior most layer of securitization structure, इसको हम asset reconstruction company के साथ समझ सकते हैं. Acquire, sell, deal directly in a resident name and immovable property by a non-resident. Contribute to a trust and last depository receipt. फिर NRI का कॉन्सेप्ट था, फिर उसमें रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और OCI का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड, एंड फिर रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड, जो इंडियन और फॉरेन जो दूसरे रेगुलेशंस के साथ अक्वायर कर सकता है. सेक्टोरल कैप भी अंडरस्टैंड, जो मैक्सिमम लिमिट सेट होती है बाय द गवर्नमेंट. एंड RBI FEMA को एडमिनिस्टर करेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटीज है इन रूल्स में चेंज करने की. ठीक है, यहाँ तक अपना चैप्टर 1 हो गया. अभी अगर करना हो तो रात को 9 साढ़े 9 के बाद यहाँ से वो ऑपरेटिंग प्रोविजन शुरू होंगे जो आपको डे टू डे यूज होते हैं, वो सब प्रोविजन रहेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए ब्रेक लेते हैं. लंच करो, अगर करना हो तो बताना, नहीं तो फिर कल परसों जल्दी. यस सर, मैं आपको थोड़ी सी देर में सर आई टेक्स्ट. आराम से. ठीक है, ओके. Thank you so much. थैंक यू.